नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे थे और प्रकाश के परावर्तन का जो पहला पार्ट है, पहला वीडियो है, हम अपलोड कर चुके हैं। और इसका जो बचा हुआ पार्ट है, इसमें जो इस चैप्टर में बचा हुआ टॉपिक है, इस वीडियो में हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप उसको जाके पहले देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों वीडियो एक दूसरे से मिला हुआ है। अगर वो आप देख के आए होंगे तो इसमें हम जो भी बताएंगे आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाके वहाँ देख लीजिए। नहीं भी देख के आए हैं तो कोई बात नहीं, जहाँ से हम बताएंगे पूरा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख की बनावट। इसका मतलब क्या होता है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट, तो ये होता है कि जब हम कोई गोलीय दर्पण लेते हैं, जब उसमें हम किरण अलग अलग जगहों से गुजारते हैं तो वो उसका रिजल्ट क्या आता है, वो कहाँ कहाँ से होकर जाती है। जैसे कि कोई गोलीय दर्पण में अगर हम फोकस से होकर किरण को अगर गुजारते हैं, आपतित करवाते हैं दर्पण पे, तो वो फिर कहाँ से परावर्तित होकर किस दिशा से जाएगी, किधर से जाएगी। अगर प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आ रही है तो दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी। अगर ध्रुव की दिशा से आपतित किरण आ रही है तो दर्पण के परावर्तन के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी। तो ये सारे कंडीशन को हम समझेंगे। और ये वाला जो चारों, इसमें 4 कंडीशन है, चारों को हम पूरा अच्छा से समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको VVI समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि यही चारों कंडीशन जब हम आगे प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, तो यही चारों कंडीशन का यूज होगा। इसी में से किसी 2 को लेंगे, 2 किरण आरेख को लेंगे और हम प्रतिबिंब का निर्माण करवाएंगे। बताए थे कि 2 किरण आरेख से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, तो इसी चारों में से लेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पूरा दिमाग अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा और इसको समझिएगा। ये चारों समझ लिए तो प्रतिबिंब बनाना आपके लिए हलवा हो जाएगा, फिर आप प्रतिबिंब आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम आते हैं कि ये कौन कौन सा कंडीशन है और कैसे कैसे प्रतिबिंब ये किरण आरेख कहाँ कहाँ से होकर जाती है। तो देखिए पहला कंडीशन क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें। जब हम कोई किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित करवाते हैं तो वो कहाँ से होकर जाएगी। देखिए उससे पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि ये देखिए फिगर हम बना के रखे हुए हैं, इसमें P लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है, F लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब भी हम कहीं पे P लिखें, ये दर्पण में कहीं पे P लिखें तो समझिएगा उसका मतलब ध्रुव होता है, पोल होता है। ठीक है, P का मतलब पोल, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। और F लिखा हुआ है तो ये F का मतलब क्या हो, जहाँ पे F लिखा हुआ उसका मतलब क्या, फोकस हो। बस दिमाग में रखना है, क्या F लिखा हुआ है, फोकस है। अगर C लिखा हुआ है तो वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, C लिखते हैं। ठीक है, ये सब इसलिए शॉर्ट में लिखते हैं कि पूरा अगर लिखेंगे तो थोड़ा सा बोर्ड में अच्छा नहीं दिखेगा, तो ये सब नोटेशन का फॉर्म होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ है कि जब हम ये किरण आरेख को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे तो हम सब में क्या लिए हैं, अवतल दर्पण लिए हैं। आप उत्तल भी ले सकते हैं, उत्तल से भी ये हो सकता है, लेकिन हम अवतल दर्पण लिए हैं। अवतल दर्पण में थोड़ा सा आसानी होता है बनाने में और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है, तो हम सारा अवतल दर्पण भी लिए हैं। ऐसा नहीं है कि अवतल दर्पण लिए उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण से भी हो सकता है, लेकिन अवतल दर्पण लिए इसमें समझने में आसानी होती है। तो चलिए पहला क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण करवाते हैं तो वो कहाँ से होकर जाएगी। सबसे पहले एक अवतल दर्पण ले लिए, ये देखिए P हो गया फोकस, ये P ध्रुव हो गया, यहाँ पे मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, F फोकस हो गया, C वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या है, प्रधान अक्ष है। ये वाला जो अक्ष है प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर लाते हैं। देखिए बताए थे ना, फोकस जो होता है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में होता है, ये समझ लेंगे आप। अब देखिए इसके समानांतर आते हैं प्रकाश की किरण एक ठो लाते हैं, तो देखिए क्या होता है, किरण आरेख को समानांतर करवाए तो ये क्या है, यहाँ देखिए F से होकर जा रही है। मतलब जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण को यानी किरण आरेख को जब हम दर्पण से आपतन करवाते हैं, आपतित करवाते हैं, तो वो परावर्तित होके कहाँ से जाती है, फोकस से होके जाती है। एकदम ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है किरणें तो वो परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होके जाती है। ठीक है, पहला कंडीशन समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या है, फोकस की दिशा में आपतित किरण। जब हम फोकस की दिशा में ही
आपतित करवाएंगे किरण, तब कहाँ से जाएगा। तो देखिए फोकस है, फोकस किस दिशा में आपतित करवाते हैं, तो जब फोकस की दिशा में आपतित करवाए किरण तो ये क्या होगा, परावर्तित होगा। तो परावर्तित होकर क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो क्या दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हम फोकस की दिशा में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रही है किरण, ये क्या है, जा रही है। जब हम फोकस की दिशा में क्या करवाते हैं, किरण को आपतित करवाते हैं दर्पण से, दर्पण के किसी बिंदु से, तो वो क्या होती है, सीधे प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है। आप बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। इसमें क्या करते रहे थे हम, मुख्य अक्ष के समानांतर करवा रहे थे, तो फोकस से होके जा रही थी, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोकस से होके जब हम गुजार रहे हैं तो क्या हो रही है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जा रही है। ये दो कंडीशन एकदम इसको ध्यान में रखिएगा, तभी आप फिगर बना सकते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, जब हम कोई किरण को वक्रता केंद्र की दिशा में ही आपतित करवाएंगे तो फिर कहां से जाएगी। तो देखिए वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित करवाइए, ये क्या है, यहाँ पे देखिए आ रही है किरण। तो हमेशा याद रखिएगा कि देखिए यहाँ से वक्रता केंद्र से क्या है, दर्पण पे क्या है, ये लंबवत है ना, लंबवत है, वक्रता केंद्र की दिशा में वो लंबवत है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उस वीडियो में बताए थे, जब कोई क्या है, जब कोई किरण किसी दर्पण पे लंबवत पड़ती है तो वो क्या होती है, फिर उसी पथ में लौट जाती है, फिर उसी दिशा में लौट जाती है। तो यहाँ देखिए वक्रता केंद्र से जब कोई किरण आती है तो क्या होती है, फिर इसी पथ में लौट जाती है। यहाँ देखिए इधर से आ रही है, इधर से चली जाएगी। तो ध्यान रखना है क्या कि जब कोई वक्रता केंद्र से किरण आती है तो फिर क्या होती है, वो उसी पथ में लौट जाती है, उसी दिशा में। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो किरण आ रही है वो दर्पण पे क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और जो किरण लंबवत होती है वो अपने पथ में लौट जाती है। आया समझ में, पूरा आ गया होगा। अब देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, जब कोई किरण क्या है, ध्रुव की दिशा में आपतित होती हो तो वो परावर्तित होकर कहाँ से होकर जाएगी। यहाँ तो देखिए ध्रुव है, तो चलिए ध्रुव की दिशा में हम कोई किरण आपतित करवाते हैं। देखिए ध्रुव की दिशा में आपतित करवाए, आपतित करवा दी, ये किरण आ रही है यहाँ पे देखिए। तो एक बात इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये क्या हो रही है, ध्रुव की दिशा में आपतित हो रही है, ठीक है। और ये जो है ध्रुव, ये प्रधान अक्ष इस दर्पण पे क्या है, लंबवत है कि नहीं, मतलब क्या है, इस पे ये अभिलंब है। ये प्रधान अक्ष जो है ये दर्पण पे क्या है, अभिलंब है। तो हम लोग जानते थे कि आपतित किरण और दर्पण में अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। तो यहाँ देखिए आई बन रहा है, आई बन रहा है, आपतन कोण बन रहा है। मतलब जब हम दर्पण ध्रुव की दिशा में आपतित किरण को दर्पण से टकरा है तो ये क्या अभिलंब के साथ कौन सा कोण बना रहा है, आपतन कोण आई बना रहा है। तो हम पढ़े थे आपतन, ये परावर्तन के नियम में क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन, जब कोई आपतन कोण बना रहा है तो परावर्तन कोण भी बनाएगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है कि यहाँ से, तो फिर यहाँ से टकराई तो परावर्तित तो होगी, तो परावर्तित क्या है, परावर्तित हुई, लेकिन परावर्तित होने के साथ क्या हुई कि ये ध्रुव के ये अभिलंब के साथ क्या बनाई, आर कोण बनाई, ये मतलब परावर्तन कोण बनाई। तो हम क्या कह सकते हैं कि ध्रुव की दिशा में जब हम कोई किरण को आपतित करवाते हैं दर्पण से तो वो कोण अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है, और फिर परावर्तित जब होती है तो वो आर कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यहाँ से आई कोण बनाई, आर कोण, यानी कि ऐसे आई फिर ऐसे चली गई। पूरा आई होप पूरा समझ में आएगा। चारों कंडीशन को एक बार नहीं समझ में आया तो दो बार देख लीजिए, ठीक है। समअप एक बार कर देते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आती है तो क्या आती है, फोकस से होके जाती है, और जब हम फोकस की दिशा में लाते हैं, आपतित करवाते हैं किरण के, तो वे क्या होती है कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। और जब हम क्या करते हैं, वक्रता केंद्र की दिशा में किरण को आपतित करवाते हैं तो वो क्या होती है, फिर इसी दिशा में लौट जाती है। और जब हम ध्रुव के दिशा में आपतित करवाते हैं तो वो आई कोण बनाती है, फिर वो परावर्तित होती है आर कोण बना के, ठीक है। पूरा समझ में आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, फिर देखिए क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है।
अवतल दर्पण के अगर हम विभिन्न दूरियों पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनता है और किस तरह का बनता है। जैसे कि अगर हम वस्तु को कहाँ अनंत पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस टाइप का बनेगा। जैसे प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये सब सारा प्रकृति को हमको भी बताना है और अलग अलग जगह पे रख के वस्तु का प्रतिबिंब निर्माण करवाना है। तो अवतल दर्पण में कुल मिला के 6 जगह पे हम वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब का निर्माण करवाएंगे। तो हम एक एक करके क्या करते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, अलग अलग जगह वस्तुओं को रख के, और उसका हम प्रकृति भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जब वस्तु को अनंत पे, जब वस्तु क्या हो अनंत पे रखा हुआ हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस टाइप का होगा। तो देखिए क्या है, वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो बहुत सारी किरणें आ रही है उस वस्तु से, बहुत सारी किरणें। तो हमको केवल कितना किरण लेना है, 2 किरण लेना है। हम आपको बताए थे कि जब प्रतिबिंब का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हम 2 किरण लेंगे, तब ना आपस में वो क्या होगा, टकराएगा या टकराती हुई प्रतीत होगी। तो पहला किरण लेते हैं हम, क्या लेते, कौन सा किरण लेते हैं, जो क्या हो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है किरण, वो किरण लेते हैं। तो चलिए दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और यहाँ क्या हुई, दर्पण से टकराई। जब हम आपको बताए थे किरण वाले में कि जब क्या हो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही हो तो दर्पण से टकरा के कहाँ पे आके मिलती है, फोकस पे मिलती है। देखिए दर्पण से आके टकराई और कहाँ से जाती है, फोकस से। तो यहाँ देखिए फोकस से जा रही है, पहला किरण ले लिए और एक किरण हमको और लेंगे तब ना हम प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, क्योंकि बिना एक किरण का तो हम प्रतिबिंब का निर्माण कर नहीं सकते। तो दूसरा किरण लेते हैं और दूसरा किरण भी हम क्या लेते हैं, क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर ही लेते हैं। उसके बाद देखते हैं उसका कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो चलिए मुख्य अक्ष के समानांतर दूसरा किरण लिए, दूसरा किरण लिए, क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दर्पण से टकराया और टकरा के ये भी क्या होगा, फोकस से होके जाएगा। देखिए फोकस से होके जा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें दर्पण से टकरा के क्या है, फोकस से होके जाती है। तो यहाँ देखिए फोकस पे आके मिल रही है। तो जो अनंत में रखा हुआ वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ निर्माण हो रहा है, फोकस पे हो रहा है। फोकस पे आके दोनों मिल रही है, कट रही है। ठीक है, फिगर में थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन लगे, लेकिन जब ग्राफ पे बनाइएगा तो बहुत अच्छा देखने में लगेगा और सॉलिड लगेगा। तो यहाँ पे फोकस पे आके मिल रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, जब वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब हम इस प्रतिबिंब का प्रकृति बताएंगे कि ये प्रतिबिंब किस टाइप का होता है। तो सबसे पहला प्रकृति हम क्या बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। तो देखिए कहाँ पे कट कर रहा है, फोकस पे कट कर रहा है। तो प्रतिबिंब हम क्या बोलेंगे, एफ पर बना है, एफ पर बना है। ठीक है, प्रतिबिंब एफ पर बना है। दूसरा क्या है कि प्रतिबिंब क्या है कि आभासी है या वास्तविक है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों किरण आई और फोकस पे आके वास्तव में मिली या आभासी रूप से मिली। तो वास्तव में मिली है, वास्तव में आके यहाँ पे टकराई है, कटी है। तो प्रतिबिंब किस टाइप का होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक पहचानने का और एक और नियम है, क्या है कि जब भी प्रतिबिंब दर्पण के लेफ्ट साइड में बने, यानी कि बाईं ओर बने, जब भी प्रतिबिंब क्या हो दर्पण के बाईं ओर बने तो वो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो 2 पहचानने का नियम था कि वास्तव में कट किया और क्या है बाईं ओर बन रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है। तीसरा क्या है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, हम पहले बता चुके हैं, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो ऑटोमेटिक वो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा। वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। जब वास्तविक होता है तो वो उल्टा होता है, प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। चौथा प्रकृति क्या है कि प्रतिबिंब क्या हो वस्तु की अपेक्षा कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है। तो देखिए जो वस्तु है अनंत पे रखा हुआ है और वहाँ से उसकी प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत बड़ा वस्तु होगा तब ना अनंत पे रखा हुआ है, उसके बाद भी उसका किरण आ रही है। तो इसका मतलब है कि वस्तु बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब क्या बन रहा है, एक पॉइंट मात्र का बन रहा है, छोटा सा कट रहा है। देखिए छोटा सा कट रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, प्रतिबिंब बहुत छोटा है।
बहुत छोटा है। किसकी अपेक्षा बहुत छोटा है? तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या है? बहुत ही छोटा है। तो पहला कंडीशन आपको मालूम चल गया कि जब वस्तु अनंत पे रखा हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? F पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर फिर एग्जाम में कहीं भी आ जाए तो आराम से आप इमेज ये बना सकते हैं, इसका प्रकृति लिख सकते हैं और नंबर को उठा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या आता है? दूसरा में वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। मतलब क्या हो? जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, यहाँ अनंत हो सकता है, बाय मिस्टेक नहीं लिख पाए हैं। तो क्या हो? अनंत और वक्रता केंद्र की, या कि ये क्या है? इधर अनंत है और ये क्या है? सी का मतलब वक्रता केंद्र, उसके बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब किस टाइप का होगा? ठीक है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण एक ले लिए हैं, यहाँ सब कुछ दे दिया, P है, F है, ये C है और यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। तो क्या लेंगे हम? सबसे पहले एक किरण लेंगे जो क्या होगा? वो दर्पण के समानांतर, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर होना चाहिए। ठीक है। तो पहला किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए, अब देखिए, हम जानते हैं कि जब हम कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर लेते हैं वो दर्पण से टकरा के कहां से जाती है? फोकस से होके जाती है। देखिए, फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है। ठीक है। अब दूसरा किरण हम कहां से लेंगे? दूसरा किरण हम लेंगे वक्रता केंद्र से होकर जाती हो वैसा किरण लेंगे। ठीक है। तो दूसरा किरण हम लेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। तो देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, दूसरा किरण लीजिए। देखिए, और हम ये जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से होकर किरण जाती है वो क्या होती है? फिर उसी दिशा में लौट जाती है। देखिए, आ रही है, इस दिशा में आ रही है, यहाँ से फिर क्या लौट जाएगी? इसी दिशा में लौट जाएगी। फिर क्या होगा? इसी दिशा में लौट गई किरण है। अब देखिए क्या है? एक मुख्य अक्ष के समानांतर लिए, दूसरा वक्रता केंद्र से लिए। अब दोनों ये किरण कहाँ पे टकरा रही है? देखिए, इस पॉइंट पे टकरा रही है, इस पॉइंट पे टकरा रही है। तो प्रतिबिंब कहाँ होगा? देखिए, प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे होगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? C और F के बीच में बन रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र और F के बीच में बन रहा है। समझ में आ गया कि जब वस्तु को अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? C और F के बीच में हो रहा है। अब इसका प्रकृति लिखिए। सबसे पहले प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? C और F के बीच में, C तथा F के बीच में। एकदम ध्यान से समझिए। देखिए, ये सब आप खुद से लिखिए, मतलब ये बताने ना पड़े, मतलब याद हो जाए कि हम प्रतिबिंब का निर्माण कर दिए। अब प्रकृति आप खुद से बता सकते हैं कि ये प्रकृति किस टाइप का होगा, क्योंकि हम सब कुछ बता चुके हैं। प्रतिबिंब कहाँ है? C और F के बीच में बन रहा है। देखिए, सीधा दिख रहा है। दूसरा है क्या? दूसरा, प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है? तो पहले हम बोले कि वास्तविक रूप से कट रहा है, और दूसरा पहचानने का नियम क्या है? ये क्या है? दाहिना ओर बन रहा है। तो प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब है। तीसरा क्या है कि जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो ऑटोमेटिक है कि क्या होगा? उल्टा होगा। और देखिए, दिख भी रहा है ये प्रतिबिंब। ये देखिए, वस्तु यहाँ पे सीधा है, यहाँ रखा हुआ है, और ये देखिए ये कहाँ बन रहा है? ये उल्टा बन रहा है। यहाँ भी, इसमें भी दिख रहा है, और हम जानते भी हैं कि वास्तविक है तो उल्टा तो होबे करेगा, उल्टा है, उल्टा। चौथा क्या है? प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो प्रतिबिंब का आकार क्या है? वस्तु के आकार से छोटा है कि नहीं? बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। तो क्या लिख सकते हैं? छोटा है। ठीक है, छोटा है, छोटा थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं। क्या है? प्रतिबिंब का आकार छोटा है। तो क्या है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा? C और F के बीच में बनेगा, वक्रता केंद्र और ये C तथा F के बीच में बनेगा। ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये दो आपको समझ में आ गया कि वस्तु को दो जगह पे रखे। अब देखिए, दो और आगे देखेंगे, फिर देखते जाएंगे। चलिए, हमारा तीसरा क्या है?
तीसरा है जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। क्या हो? वस्तु जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और किस टाइप का होगा, उसका प्रकृति क्या होगा। तो चलिए हम पहले प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। तो एक अवतल दर्पण ले लिए, ठीक है। यहाँ पे P ध्रुव हो गया, ये फोकस, ये C वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो यहाँ पे कहाँ पे रखना है प्रतिबिंब वस्तु को, तो वस्तु को रखना है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे। चलिए वक्रता केंद्र पे वस्तु को रख दिए, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। अब हम दो किरण लेंगे जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पहला हम किरण लेंगे जो क्या हो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर हमेशा यही क्यों लेते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आप किरण लेते हैं, दूसरा भी तो ले सकते हैं। हम आपको बताए थे कि जो 4 कंडीशन हम कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर और फोकस से होके जाती हो तो वो सब किरण का कहाँ पे परावर्तन होता है ये हमको मालूम है। मतलब जो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें जा रही है वो कहाँ से होकर जाएगी ये हमको मालूम है पहले से, और जहाँ तहाँ से आप किरण ले लेंगे तो वो तो मालूम नहीं है कि कहाँ से होकर जाएगी, तो इसलिए हम लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष से ले लिए तो यहाँ से परावर्तन होगा, ये कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। यहाँ पे देखिए फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। अब दूसरा किरण कौन सा लेंगे, तो दूसरा किरण लेंगे हम फोकस से होते हुए, कि जब फोकस से होते हुए जाएगी तो हम ये जानते हैं जब कोई किरण फोकस से होके जाती है और दर्पण पे टकराती है तो वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। बोले थे ना कि वो याद रखिएगा तभी आप इमेज बना सकते हैं। वही चारों कंडीशन में से हम दो कोई कंडीशन ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, अब कौन सा किरण लेंगे जो फोकस से होके जाती हो। फोकस से होके जाती हो तो वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। देखिए फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है, दर्पण से टकरा के क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। देखिए समानांतर हो गई। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये वाला इसको ऐसे कीजिए, यहाँ पे कट रही है। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए हो रहा है। तो थोड़ा सा इसमें लग सकता है कि ये थोड़ा हिल इधर बन रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप ग्राफ पे बनाइएगा तो पूरा एग्जैक्ट पता चलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट आएगा। तो क्या हुआ कि हम मुख्य अक्ष के समानांतर लिए पहला किरण, फोकस से होके गई। दूसरा क्या लिए, फोकस से होके तो क्या गई, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। और कहाँ पे कट कर रही है, देखिए यहाँ पे कट कर रही है। मतलब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। तो देखिए क्या है, जो वस्तु था फोकस पे, ये वक्रता केंद्र पर रखा हुआ था, और प्रतिबिंब का निर्माण भी कहाँ हो रहा है, वक्रता केंद्र पे ही हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब, ये वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है। देखिए वक्रता केंद्र पे बन रहा है, ठीक है। इसका प्रकृति हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ पे बन रहा है, पहला तो वक्रता केंद्र पे C पे ही बन रहा है, वस्तु को C पे रखे C पे ही बन रहा है। दूसरा क्या है, वास्तविक है या आभासी है, तो वास्तविक है। देखिए दर्पण के किस साइड बन रहा है, बाईं ओर बन रहा है, तो क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक है, वास्तविक। तीसरा कंडीशन हमारा क्या है, वास्तविक है, तो ऑटोमेटिक है, उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ दिख भी रहा है, ये देखिए प्रतिबिंब सीधा है और बन कैसे रहा है, उल्टा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उल्टा। अब देखिए क्या है, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार किस टाइप का है, तो देखिए प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर नहीं है। ये भी C पे बन रहा है, ये भी C पे, देखिए यहाँ पे इतना है, ये भी इतना है। ग्राफ पे जब आप बनाइएगा तो एग्जैक्ट पता चलेगा कि वो क्या है, एकदम सेम है। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार क्या है, बराबर है, बराबर है। ये इसका प्रकृति हो गया, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन था। अब चौथा कंडीशन पे आते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। क्या हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे बनेगा और किस टाइप का बनेगा। तो चलिए अवतल दर्पण ले लिए हैं और कहाँ पे वस्तु को रख दिए हैं, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, दो किरण लेंगे। तो पहला किरण क्या लेते हैं, हम अवतल दर्पण के समानांतर ही लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के जो समांतर किरण जाती है वो फोकस से होके जाती है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जा रही है, ठीक है। अब दूसरा किरण हम लेते हैं कौन सा, जो क्या हो, वक्रता केंद्र से होके जाती हो। तो हम ये जानते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो क्या होती है कि फिर वो उसी पथ में लौट जाती है, अपने पथ को ही फॉलो करती है, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से देखिए किरण जा रही है, वक्रता केंद्र से जा रही है, दर्पण से टकराई,
दर्पण से टकरा के क्या होगा, फिर ये अपने पथ में ही लौट जाएगी, अपने पथ में लौट गई, यहाँ पे देखिए लौट गई। इसको थोड़ा मिटा देते हैं अभी, अपने पथ में ही लौट गई। ये दोनों को बढ़ाइए, देखिए बढ़ाइए, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है देखिए। तो क्या हुआ कि जब हम वस्तु को कहाँ पे रखे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखे, तो प्रतिबिंब देखिए कहाँ आके बना है, यहाँ पे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना है, मतलब बहुत दूर में आके बना है, ठीक है, यहाँ पे बना है। तो हम इसका प्रकृति क्या लिख सकते हैं, पहला में क्या है लिख सकते हैं, कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, अनंत और सी के बीच बन रहा है, अनंत, अनंत और सी के बीच। कहने का मतलब क्या हुआ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। देखिए दूसरा कंडीशन क्या लिखते हैं हम कि वास्तविक है या आभासी है, तो वास्तविक देखिए दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, वास्तविक है, वास्तविक है, वास्तविक है, ठीक है। और क्या तीसरा है, वास्तविक होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा है, दिख भी रहा है। देखिए ये प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे वस्तु क्या है, सीधा रखा हुआ है, ये प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बन रहा है। चौथा क्या है कि वस्तु प्रतिबिंब का आकार क्या है, तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा है कि नहीं, तो वस्तु प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है, किसकी अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। चलिए ये चौथा कंडीशन हो गया, दो और बचा है, चलिए दो और देखते हैं अगला। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, पांचवा कंडीशन क्या है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है और किस टाइप का होता है, मतलब फोकस पे जब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और उसका प्रकृति क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा, पहले से ले चुके हैं अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्या है, P ध्रुव है इसका, यहाँ एक प्रधान अक्ष खींच दिए हैं, ठीक है, ये प्रधान अक्ष है, यहाँ पे फोकस है, और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो हमें वस्तु को कहाँ पे रखना है, फोकस पे रखना है। देखिए फोकस पे वस्तु को रखे हुए हैं। अब हमें दो किरण लेना है तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पहला किरण हम कौन सा लेंगे, जो क्या है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर हो। हम जानते हैं कहाँ से वो जाती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण लेते हैं, लिए टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जा रही है, ठीक है, पहला ले लिए। अब दूसरा किरण कहाँ से लेना है, दूसरा किरण हम लेंगे जो क्या हो, वक्रता केंद्र से जाती हो। हम जानते हैं जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो क्या होती है, फिर वो उसी पथ में लौट आती है। तो चलिए वक्रता केंद्र के दिशा से हम लेके जाते हैं, वक्रता केंद्र से जा रही है, देखिए यहाँ से टकराई क्या होगी, टकरा के क्या होगी, इसी दिशा में लौट आएगी, लौट आई, इधर से ये जा रही है, फिर इधर से क्या होगी, लौट गई। पहला कहाँ से लिए, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर लिए, फोकस से होकर गई, दूसरा वक्रता केंद्र से लिए, फिर क्या इसी दिशा में लौट गई। अब देखिए ये है, ये क्या है, ये कहाँ पे जाके मिलेगी, अनंत पे मिलेगी, यहाँ तो कहीं मिलती हुई दिख नहीं रही है, तो अनंत पे जाके मिलेगी। तो इसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा, अनंत पे होगा। कब, जब हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब का निर्माण उसका क्या हो जाएगा, अनंत पे होगा। उसका प्रकृति क्या होगा, चलिए पहला प्रकृति क्या होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। दूसरा क्या होगा, दर्पण के क्या हो रहा है, बाईं ओर बन रहा है, दर्पण की बाईं ओर बन रहा है, इसका मतलब क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा। हम जानते हैं पहले से प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, वास्तविक। जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो तीसरा क्या है, वो उल्टा होगा ही होगा। देखिए ये इधर है, जब वस्तु यहाँ इस साइड रखा हुआ है, प्रतिबिंब का बनेगा ऐसे नीचे की ओर बनेगा, तो क्या होगा, उल्टा होगा। और चौथा कंडीशन क्या है कि प्रतिबिंब का आकार बताइए, ये वस्तु की अपेक्षा कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे वस्तु कितना छोटा सा, इतना सा छोटा है, और प्रतिबिंब का अनंत पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, इसका मतलब बहुत बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, किसकी अपेक्षा, तो वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा पांचवा कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन हम देखते हैं कि ये अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं
तो ये प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। और ये वाला कंडीशन एकदम ध्यान से देखिएगा कि ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि ये 5 कंडीशन हम देखें, 5 में सब जगह क्या आता है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा था, वास्तविक बन रहा था, दर्पण की बाईं ओर बन रहा था। लेकिन इसमें प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के दाहिनी ओर बनेगा और प्रतिबिंब आभासी होगा। मतलब अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन ऐसा होता है जहां पे प्रतिबिंब क्या बनती है, आभासी बनती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखें क्योंकि एग्जाम में जो है ज़्यादातर एक्सेप्शन ही पूछा जाता है। ये सब तो सब एक सेम टाइप का था, ये अलग टाइप का है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कहाँ पे देखिए, एक अवतल दर्पण ले लिए हैं। ठीक है, ये P है, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। अब कहाँ पे रखा है प्रतिबिंब, रखना है हमको ध्रुव और फोकस के बीच में। चलिए ध्रुव और फोकस के बीच में रख दिए। अब हम एक किरण कौन सा लेंगे, जो क्या हो, समतल दर्पण के समानांतर हो। एज यूजुअल पहले से जो लेते थे समानांतर लीजिए, लिए क्या हो गई, टकरा के कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जा रही है। ठीक है, पहला किरण, लेकिन एक किरण से तो हमारा बनता नहीं है इमेज, 2 किरण लेना पड़ता है। दूसरा लेंगे हम कहाँ से, जो वक्रता केंद्र से जाती हो। तो वक्रता केंद्र से जो जाती हो फिर क्या उसी पथ में लौट आती है। तो चलिए वक्रता केंद्र से एक किरण हम लेते हैं, क्या है, वक्रता केंद्र से एक किरण लिए हम, दर्पण से टकरा के क्या होगी, वापस लौट आएगी। देखिए ये जा रही है और इधर से ये आ रही है, मतलब जिस पथ से गई उसी पथ से फिर से लौट आई। ठीक है ना, कि जिस पथ से गई वो उसी पथ से फिर से लौट आई। इसका मतलब है ये आपस में कहीं मिलेगी, लगता है कि आपको कहीं मिलेगी। और देखिए इसका दूरी बढ़ते ही जा रहा है, आगे बढ़ाइएगा, बढ़ते जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि हम वस्तु को जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं बनेगा, वास्तविक तो बन ही नहीं रहा है। तो जब वास्तविक नहीं बन रहा है तो हमको ट्राई करना है कि आभासी प्रतिबिंब तो बन ही सकता है, क्योंकि प्रतिबिंब का 2 प्रकार होता है। जब वास्तविक नहीं बन रहा है तो आभासी के लिए ट्राई करते हैं। देखिए देखते हैं आभासी बन जाएगा कि नहीं, वास्तविक तो कोई बनने का चांस ही नहीं है, दोनों आगे चल रहा है। चलिए दोनों किरण को आभासी रूप से बढ़ाइए। ये देखिए सीधा जा रहा था तो ये क्या है, इधर जाएगी, आभासी रूप से बढ़ाइए, आभासी रूप से बढ़ाइए इसको। और ये क्या है, यहाँ से ये फोकस से होके गई थी, यहाँ से देखिए फोकस से होके यहाँ इसको भी बढ़ाइए, देखिए बढ़ाइए, देखिए यहाँ पे आके कट कर गई। मतलब जब हम आभासी रूप से बढ़ाए तो क्या हुआ, ये आके यहाँ पे कट कर गई। मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये वाला जो कंडीशन है इसको हमेशा याद रखना है। ज़्यादातर एग्जाम में यही वाला पूछा जाता है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये 5 से अलग है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि वस्तु को जब हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब किधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब इसका हम प्रकृति लिखेंगे। तो देखिए प्रकृति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिबिंब बन कहाँ पे रहा है। ठीक है ना, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे। पहला प्रकृति इसका ये हो गया विशेषता। दूसरा क्या हुआ, हम जानते हैं कि जब दर्पण के पीछे बनता है तो वो क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, पहला पहचानने का नियम। दूसरा है कि जब दर्पण के दाहिना ओर बनता है तो क्या होता है, वो आभासी होता है। और हम तीसरा कंडीशन, जब हम टूटी रेखा से दिखाते हैं तो आभासी होता है। देखिए तीनों सब याद रखिए। तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, तीसरा है जब आभासी होगा, तो हम बताए थे जब आभासी होगा तो ऑटोमेटिक वो सीधा रहेगा, वो हमेशा याद रखिए। जब आभासी होगा तो वो सीधा ही होगा। तो ये क्या होगा, सीधा है। लेकिन यहाँ दिख भी रहा है, देखिए प्रतिबिंब इस साइड है ऊपर की ओर, यहाँ भी देखिए बन रहा है, कहाँ ऊपर की ओर बन रहा है, ऊपर में कट कर रहा है, सीधा होगा। चौथा कंडीशन क्या है कि वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है, छोटा तो नहीं है, बड़ा है, बड़ा है। देखिए तो ये हुआ 6 कंडीशन। जब हम अलग अलग अवतल दर्पण के अलग अलग जगह पे वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब अलग अलग जगह पे रखता है। प्रकृति भी हम बताए। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। आप देखिएगा अच्छा से, मतलब ध्यान लगा के एक बार में नहीं समझ आए फिर से रिपीट करके वीडियो देखिएगा, लेकिन समझ लीजिए।
आपको बहुत एग्जाम में काम आने वाला है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे क्या है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग। पहले तो हम पढ़े थे क्या कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, फिर हम पढ़े अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसका प्रकृति क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे जो पहला उपयोग है अवतल दर्पण का वो हजामती के रूप में, हजामती का रूप में मतलब बाल बनाने के रूप में। हम लोग सैलून में गए हैं, सभी सैलून में गए हैं, वहाँ क्या होता है कि हम लोग बाल कटवाने जब जाते हैं तो जिस सैलून में बड़ा बड़ा दर्पण जो लगा हुआ होता है वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है वो अपने नज़दीक रखे वस्तु का सीधा आभासी और बहुत बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण क्या होता है सैलून में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग क्या है, टॉर्च वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में। जो वाहन का हेडलाइट होता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, लाइट लगा हुआ होता है, टॉर्च में जो दर्पण होता है उस सब में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्या है, रोगियों के नाक कान गले दांत आदि के जांच में। जो रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनके नाक कान गला दांत में हम क्या किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उसको जांच करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आप लोग देखे होंगे कभी भी आंख दिखाने के लिए गए होंगे किसी के साथ में या अपना, तो देखे होंगे क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, एक चश्मा पहनते हैं, ये इतना बड़ा बड़ा चश्मा होता है, और उससे क्या करते हैं रोगी का जो आंख होता है उसको चेक करते हैं। या तो दांत दिखाने के लिए कभी गए होंगे तो उनका दांत जो है ना वो चश्मा लगा के चेक करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि जो वो अवतल दर्पण होता है वो क्या करता है, जो किसी बल्ब से आता हुआ प्रकाश को क्या करता है, एक जगह पे एकत्रित कर देता है। और एक जगह पे जब एकत्रित कर देता है तो जब एकत्रित करता है तो उससे देखने में क्या मिल जाता है, मदद मिल जाता है। जैसे कि यहाँ से सोचिए कि ये बल्ब है, यहाँ से बहुत सारा प्रकाश क्या है इधर उधर पूरा निकल रहा है, और क्या करेगा वो जो अवतल दर्पण होता है वो एक जगह पे कहीं आके एकत्रित कर देता है, जिससे क्या होता है डॉक्टर को देखने में मदद मिलती है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा है सौर भट्टियों में। सौर भट्टियों में उपयोग होता है किसका, अवतल दर्पण का। क्या होता है कि सूर्य से आती प्रकाश की किरणें जो उष्मा ऊर्जा होता है उसको क्या करता है बड़े बड़े अवतल दर्पणों में समेट लिया जाता है। किया जाता है कि वहाँ से जो प्रकाश किरणें आती है उसको एक जगह पे क्या करता है वो अवतल दर्पण एक जगह पे आके उष्मा के रूप में एकत्रित कर लेता है, और फिर उस उष्मा ऊर्जा को हम अनेक कामों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये हुआ क्या, अवतल दर्पण का उपयोग। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। मतलब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो किस तरह का होता है और कहाँ पे बनता है। तो इसमें क्या है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका सिर्फ एक कंडीशन है, वो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वस्तु को कहाँ रखने पर, और ये प्रतिबिंब किस टाइप का होता है। तो देखिए जब हम वस्तु को क्या रखते हैं, ध्रुव तथा अनंत के बीच रखते हैं, तो वह प्रतिबिंब किस टाइप कहाँ पे बनता है और उसका प्रकृति क्या है। तो देखिए एक उत्तल दर्पण ले लिए हैं। उत्तल दर्पण क्या है, जिसका परावर्तक सा उभरा होता है, देखिए उभरा हुआ है, यहाँ पे रस्तित कर दिए हैं। ठीक है, तो वस्तु को कहाँ रखे हैं हम, देखिए ये क्या है, ध्रुव और अनंत के बीच में है। ध्रुव है और अनंत के बीच में, यहाँ पे क्या है, अनंत और ध्रुव के बीच में है। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है उसमें जो फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है वो क्या है, दाहिने साइड होता है। तो देखिए यहाँ पे ये P है, F है, यहाँ पे क्या है C है, तो ये इसका दाहिने साइड है। लेकिन हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, देखिए बाएं साइड रख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम कहाँ पे रखे हैं, वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखे हैं, ध्रुव है और अनंत। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दो किरण लेंगे तभी ना प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो पहला लिए क्या, पहला लिए जो दर्पण से क्या हो, समानांतर हो मुख्य अक्ष के, तो क्या होगा वो फोकस से होकर जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर है, दर्पण से परावर्तन होकर क्या है यहाँ पे इधर चली गई। लेकिन क्या है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी बनता है, तो ये वास्तविक रूप से तो मिलेगा नहीं। तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे जाके मिलेगा। तो यहाँ से ये परावर्तित होकर इधर चला गया, लेकिन हम जब इसको यहाँ पे बढ़ाए तो देखिए आके यहाँ कहाँ मिला, आके फोकस पे मिला। ठीक है, फोकस पे मिला। दूसरा हम लेते हैं जो क्या हो, वक्रता केंद्र से होकर जाती हो।
दूसरा किरण लेंगे जो वक्रता केंद्र से होकर जाती हो, और वक्रता केंद्र से जो किरण होकर जाती है फिर उसी पथ में लौट जाती है। तो देखिए वक्रता केंद्र से होकर लेके लिए किरण क्या हुआ कि ये फिर इसी पथ में लौट गई, लेकिन हम आभासी रूप से आगे बढ़ाएंगे। देखिए आभासी रूप से जब आगे बढ़ाए तो एक जगह पे आके कट किया, और जो कट किया तो प्रतिबिंब का निर्माण जो हुआ यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। और इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ वक्रता केंद्र तक आ गई है। तो क्या हुआ कि जब वस्तु को ध्रुव तथा अनंत के बीच रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? दर्पण के पीछे बना। और कहाँ पे बना? ध्रुव तथा फोकस के बीच में। देखिए ये दर्पण के पीछे बन रहा है, और ये ध्रुव है और फोकस इसके बीच बना है। ठीक है, तो इसका हम प्रकृति देख लेते हैं। तो प्रकृति में क्या होगा? दर्पण के पीछे बना है, ध्रुव तथा F के बीच बना है, फोकस के बीच बना है। ठीक है, पहला प्रकृति हो गया। दूसरा है कि आभासी है। बोले थे कि जब दर्पण के क्या हो पीछे बने तो प्रतिबिंब आभासी होगा, आभासी है। और आभासी जब होता है तो हमेशा वो क्या होता है? सीधा होता है। तो प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। अब ये वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार में अंतर क्या है, मतलब वो कितना बड़ा किससे है? तो देखिए वस्तु थोड़ा ज़्यादा बड़ा था और प्रतिबिंब देखो छोटा सा, इतना सा छोटा है, तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिबिंब क्या है? छोटा है। ये था एक कंडीशन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब देखते हैं उत्तल दर्पण का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, उसको जानिएगा। अगर जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो अभी आपको लगेगा कि यार हम लोग तो सब उपयोग करते थे लेकिन हमको मालूम नहीं था। देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम लोग स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि के साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर का मतलब आप लोग बाइक चलाते होंगे या तो कभी बस पे बैठे होंगे या तो 4 व्हीलर पे बैठे होंगे, तो वहाँ देखिए एक साइड मिरर लगा हुआ था, आईना लगा हुआ था, दर्पण लगा हुआ था वह, उसमें जो उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि देखिए जो बाइक तो सभी चलाए होंगे, बाइक में जो आईना लगा हुआ रहता है साइड मिरर, उसमें क्या होता है? आप लोग साइड मिरर इसलिए लगाते हैं कि हम अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है तो हमें पता चल जाती है कि हमें साइड देना है या आगे बढ़ना है, मतलब हम पीछे का नज़ारा देख के हम पता लगा लेते हैं। और क्या होता है? देखते होंगे पीछे बहुत बड़ा बड़ा ट्रक होता है, बस होता है, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, लेकिन उसका प्रतिबिंब एक छोटा सा दर्पण में बन जाता है। इतना सा दर्पण रहता है, इतना सा, और उसमें छोटा प्रतिबिंब, मतलब उतना बड़ा बस का प्रतिबिंब उसमें हमें दिखाई दे देता है। तो क्या करता है उत्तल दर्पण? उसका जो है सीधा प्रतिबिंब और बहुत ही छोटा करके हमें दिखाता है। और देखते होंगे कि पीछे का अगर हमें नज़ारा देखना होता है कि पीछे अगर कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, तो पीछे कितना स्पेस होता है? पूरा स्पेस होता है, पूरा सारा ज़मीन खाली होता है, लेकिन सारे स्पेस को हमें इतना सा दर्पण में दिखाता है, वो उत्तल दर्पण में दिखाता है। तो इसलिए हम लोग साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है मेरा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चिन्ह परिपाटी। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग हम लोग आंकिक प्रश्न बनाने में यानी न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें जब निकालना हो फोकस दूरी अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या निकालना हो तो हमें पता नहीं चलेगा। अगर इसका ये मालूम नहीं होगा चिन्ह परिपाटी, तो हम फोकस दूरी माइनस में ले या प्लस में, वक्रता त्रिज्या माइनस में ले या प्लस में, तो इसका इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप लोग पहले से जानते तो ठीक है, नहीं तो आज पूरा कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। देखिए आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में ये वाला तो पढ़े होंगे जरूर, ठीक है ना। तो ये क्या है? एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। यहाँ पे क्या ये हम इसको क्या मान लेते हैं? ध्रुव मान लेते हैं। इसमें पी ये क्या हो गया? ध्रुव हो गया। तो हम लोग जानते थे कि जो ये होता है ध्रुव के इधर का जो एरिया होता है, ध्रुव के दाहिने यानी लेफ्ट साइड का जो होता है वो माइनस में होता है, राइट साइड क्या होता है? प्लस में होता है। ऊपर वाला प्लस में होता है, नीचे वाला क्या होता है? माइनस में होता है ना। ये आप लोग जानते होंगे कि ये क्या है? ये माइनस में होता है, और ये वाला क्या है? ऊपर वाला ये प्लस में होता है, ठीक है, और ये भी प्लस में होता है, और ये इधर वाला क्या है? ये नीचे वाला ये माइनस में होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्रुव के जो ऊपर वाला एरिया होगा वो प्लस में होगा, ध्रुव के जो नीचे वाला होगा माइनस में होगा, ध्रुव के जो राइट साइड में होगा वो प्लस में होगा, और ध्रुव के लेफ्ट साइड में जो होगा वो माइनस में होगा। इसलिए देखिए दर्पण के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये क्या होता था, अब ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण होता था इससे, तो इसमें ये प्रधान अक्ष ऐसे होता था। तो देखिए इसका इस साइड है, क्या है? ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड इसका फोकस होता था और वक्रता त्रिज्या होता था। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो अवतल दर्पण का फोकस और वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा माइनस में होती है। देखिए इधर ये इसका होता है
अवतल दर्पण है, इसका फोकस और वक्रता त्रिज्या इस साइड है, तो इस साइड वाला क्या कहते हैं, हम लेफ्ट साइड वाला क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, तो फोकस और वक्रता त्रिज्या माइनस में लिए। और अब उत्तल दर्पण का जो फोकस और वक्रता त्रिज्या होता है वो राइट साइड होता है, तो वो क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है। ये छोटा सा था टॉपिक, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है, और न्यूमेरिकल बनाने में बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस तरह का ये वीडियो लग रहा हो, हेल्पफुल हो रहा है नहीं हो रहा है, और आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।